सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पर्यावरण कानून पे। और पर्यावरण कानून में हमने लगभग 50% कर लिए हैं, ठीक है। तो उससे आगे की जो बात जो है, आज जो हमारा प्रश्न जो है वहां से हम चर्चा करते हैं। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं भाई। तो आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। हमारा पहला प्रश्न जो है उस आज जो है वो है राष्ट्रीय जैव विविधता ये प्राधिकरण का गठन कैसे होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कैसे होता है ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक कमेटी यानी कि बोर्ड की तरह है भाई, सीधी बात तो ये है, ठीक है। जो देश और इसका काम क्या है, जो देश में पेड़ पौधों, जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सही इस्तेमाल की देखरेख करता है, ठीक है। बात नंबर 1, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक बोर्ड की तरह है, एक जो कमेटी है उसकी तरह है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक कमेटी और बोर्ड की तरह है और इसका काम है देश में पेड़ पौधों, जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सही इस्तेमाल की देखरेख करना, ठीक है। इस प्राधिकरण में कुल मिलाकर अध्यक्ष सहित यानी कि अध्यक्ष के साथ कई सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है और कई सदस्य होते हैं जिन्हें अलग अलग जगहों से शामिल किया जाता है। तो ये अध्यक्ष और सदस्य ये कहां से आते हैं, तो अलग अलग जगहों से ये आते हैं भाई, ठीक है। 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है इनको, ठीक है। आइए देखते हैं अध्यक्ष और ये जो सदस्य हैं ये कहां से आते हैं, कैसे बोर्ड का गठन होता है, कैसे कमेटी का गठन होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सदस्यों की संरचना की अगर बात करें तो एक इसमें अध्यक्ष होगा, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा भाई। तो अध्यक्ष को नियुक्त कौन करेगा, केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। यह एक ऐसा अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति होता है, कौन, जो अध्यक्ष बनता है, जिन्हें पर्यावरण, जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के फायदों को सही तरीके से बांटने का अच्छा ज्ञान और अनुभव हो, वो बनाया जाता है भाई अध्यक्ष भी। अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या, अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हो। बात नंबर 1, छोटी सी बात में ही बता दिया, ठीक है। बात नंबर 2, 16 सदस्य होते हैं, 16 पदेन सदस्य होते हैं। सदस्य होते हुए इस ग्रुप के यानी कि इस बोर्ड के भी क्या होंगे, वो इस कमेटी के भी सदस्य होते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको पदेन सदस्य। तो ये 16 सदस्य कहां से आएंगे, ये केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, तो वहां से आएंगे, ठीक है। 16 सदस्यों में से इनमें कृषि, आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन, पृथ्वी विज्ञान, पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं इसमें। तो ये 16 जो सदस्य होते हैं ये इन विभागों से आते हैं और ये पदेन सदस्य इसके बनाए जाते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है। अब बात नंबर 3, राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। राज्य जैव विविधता बोर्ड से 4, जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है, राज्य का जो जैव विविधता बोर्ड है उससे जो है 4 प्रतिनिधि चक्रानुक्रम यानी बारी बारी से सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है भाई।
तो एक अध्यक्ष हो गया, 16 ये हो गई, 4 इनके बारे में देख लिया। और क्या होगा, 5 अशासकीय सदस्य होंगे जो शासन से जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। ये ऐसे विशेषज्ञ या विधिक यानी कि कानूनी जानकार होते हैं जिन्हें विज्ञान, जैव विविधता या प्रारंभिक ज्ञान रखने वाले लोगों के अधिकारों और फायदों की अच्छी जानकारी होती है। तो ये 5 सदस्य ये होते हैं। ठीक है भाई। बात नंबर 5, जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है इसका एक सदस्य सचिव होता है। ठीक है, यह भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई। ये वही व्यक्ति होते हैं जिन्हें जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े मामलों का अच्छा अनुभव होता है। पहली बात, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, 16 पदेन सदस्य होंगे, 5 जो हैं वो अशासकीय सदस्य होंगे, 4 जो हैं वो क्या है, राज्य बोर्ड से होंगे सदस्य। राज्य कौन सा, राज्य जैव विविधता प्राधिकरण से होंगे सदस्य। और एक होगा क्या, सदस्य सचिव। ये क्या है, ये गठन है किसका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में, ड्यूटी क्या है इसकी और इसके पास क्या पावर है उसके बारे में चर्चा कीजिए। हमने गठन देखा इसका, अब इसकी शक्तियां देखते हैं। यह प्राधिकरण देश के पेड़ पौधों, जीवों और उनसे जुड़े प्रारंभिक ज्ञान की रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से काम करता है। धारा 18 के तहत इसके मुख्य कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं। तो धारा 18 बताती है कि इसके क्या कार्य हैं, किसके, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के। आइए देखते हैं बात नंबर 1, मुख्य शक्तियां और कर्तव्य। अनुमोदन देना या रोकना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी भारत के जैव संसाधनों या उससे जुड़े प्रारंभिक ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहती है तो उन्हें इस प्राधिकरण से मंजूरी, अनुमोदन लेना पड़ता है। प्राधिकरण यह तय करता है कि किसे अनुमति दी जानी है और किसे नहीं दी जानी है। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो है वो भारत के जैव संसाधनों या उससे जुड़े प्रारंभिक ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहता है तो आपको स्वीकृति कहाँ से लेनी पड़ेगी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से। और ये बोर्ड क्या करेगा, ये अपने विवेक से देखेगा कि किसको अनुमति देनी है, किसको नहीं देनी। ठीक है, बात नंबर 1, केंद्र सरकार को सलाह, जैव विविधता को बचाने, संसाधनों के सही इस्तेमाल और उनसे मिलने वाले फायदों को सही तरीके से बांटने के मामले में यह प्राधिकरण केंद्र सरकार को अपनी सलाह देगा। ठीक है, कौन सलाह देगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। आइए आगे चर्चा करते हैं। बात नंबर 3, राज्य सरकारों और बोर्डों की मदद करना। ये भी इसका क्या है, कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है। यह प्राधिकरण जैव विविधता के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों और राज्य जैव विविधता बोर्डों को भी समय समय पर क्या देगा, परामर्श और सलाह देता रहेगा कि ऐसे चलाओ भाई, ऐसे चलो। ठीक है, फिर है बौद्धिक संपदा अधिकारों से सुरक्षा। अगर भारत के किसी जैव संसाधन या उससे जुड़े ज्ञान पर विदेश में कोई व्यक्ति या कंपनी अपना अधिकार अवैध रूप से लेना चाहती है तो केंद्र सरकार की ओर से यह प्राधिकरण उसके खिलाफ जरूरी कदम उठाता है और रोक लगाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, बात नंबर 5, नियम और विनियम बनाना। ये काम भी कौन करता है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड। संसाधनों तक पहुंच और फायदे के
न्याय संगत बंटवारे के लिए केंद्र सरकार की अनुमति से यह प्राधिकरण नए नियम बना सकता है। तो ये इसके कार्य और इसकी क्या है भाई, कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, राज्य जैव विविधता बोर्ड। पिछले प्रश्न में हमने बात की थी राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड के बारे में। अब बात करते हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कैसे होता है, बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता जो बोर्ड जो था उसका गठन जो था उसके बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन। आइए, तो धारा 27 के अनुसार इसके गठन की बात की गई है। संरचना और अधिकारों के बारे में देखते हैं। तो धारा 27 में राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन की बात कही गई है। बोर्ड का गठन आइए देखते हैं। राज्य सरकार अपने राज्यों में सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन करती है। ठीक है भाई, इस बोर्ड का नाम संबंधित राज्य के नाम पर रखा जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड इत्यादि। ठीक है भाई, तो राज्य के नाम पे होगा, सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर होगा गठन इसका। केंद्र शासित प्रदेशों के नियम क्या है भाई? अब वो भी तो क्या हो गए, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गई, तो वहां पे राष्ट्रीय तो है नहीं, तो उनके बारे में क्या है। अगर कोई क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वहां अलग से राज्य बोर्ड नहीं बनता। तो क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ही राज्य बोर्ड के सभी अधिकारों और शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन सा बोर्ड है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रीय प्राधिकरण की ये शक्तियां किसी व्यक्ति या समूह को भी सौंप सकती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार चाहे तो किसी समूह को, किसी व्यक्ति को ये शक्तियां सौंप सकती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। आइए आगे चर्चा करते हैं। बोर्ड की कानूनी पहचान। राज्य बोर्ड, यह बोर्ड एक कानूनी निकाय है, कानूनी निकाय की तरह काम करता है। इसका एक शाश्वत उत्तराधिकार यानी सदस्य बदलने पर भी बोर्ड हमेशा चलता रहता है। सदस्य बदल जाएंगे लेकिन बोर्ड नहीं बदलेगा, बोर्ड वही रहेगा। और एक साधारण मुद्रा होती है भाई इसकी। ठीक है, यह बोर्ड अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, संपत्ति बेच सकता है, किसी के साथ करार कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी कर सकता है या इसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्य जैव विविधता बोर्ड में कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है, यह तो हमने इसकी गठन की बात की कि कैसे इसका गठन होता है। ठीक है, और इसके कर्तव्य क्या है, क्या क्या है बोर्ड कर सकता है। अब हमारे पास है राज्य जैव विविधता बोर्ड में कौन कौन सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय प्राधिकरण में सदस्य होते हैं, वैसे ही राज्य जैव विविधता बोर्ड में भी अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष के साथ कई सदस्य होते हैं। ठीक है, उपधारा 4 और 5 के अनुसार इसकी संरचना इस प्रकार है। इस प्रकार है, उपधारा कौन सी? उपधारा 27 की, उपधारा 4 और 5। धारा 27 की सदस्यों की संरचना आइए देखते हैं। एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। यहां ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जैव विविधता के सही इस्तेमाल और उससे मिलने वाले फायदों को बांटने का अच्छा ज्ञान और अनुभव। ठीक है, तो अध्यक्ष होगा, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। यह ऐसा व्यक्ति होगा जिन्हें जैव विविधता को
विभिन्नता के सही इस्तेमाल यानी कि संरक्षण और उससे मिलने वाले फायदे लाभांश को बांटने का अच्छा ज्ञान और अनुभव हो। ठीक है। बात नंबर 2, पदेन सदस्य। राज्य सरकार के अलावा विभागों से अधिक 5 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वही इस बात को ध्यान रखना, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो 5 क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। बात नंबर 3, अन्य 5 विशेषज्ञ सदस्य, एक्सपर्ट मेंबर। राज्य सरकार ऐसे 5 सदस्यों को भी नियुक्त करती है। 5 सदस्य तो वह हो गए जो क्या है विभागों से होंगे, और 5 सदस्य वो हो गए जो एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, राज्य सरकार ऐसे 5 सदस्यों को भी नियुक्त करती है जिन्हें जैव विविधता, प्राकृतिक स्रोतों के सही इस्तेमाल और उनसे मिलने वाले फायदों के न्याय संगत बंटवारे की अच्छी जानकारी। ठीक है, अब बोर्ड का कार्यालय की बात करते हैं। कार्यालय का स्थान कहाँ पे होगा? राज्य जैव विविधता बोर्ड का ऑफिस कहाँ होगा? यह राज्य सरकार तय करती है और इसके लिए सरकारी गजट में अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये हमने बात की राज्य जैव विविधता बोर्ड में। सदस्य कितने बताए? 1 + 5 + 5। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न जो है वो राज्य जैव विविधता बोर्ड से ही है। अब क्या पूछ लिए? राज्य जैव विविधता बोर्ड के कर्तव्य पूछ लिए, कार्य पूछ लिए, क्या कर्तव्य होंगे। तो धारा 23 के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्ड के मुख्य कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कार्य हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड के? बात नंबर 1, मुख्य कर्तव्य है राज्य सरकार को सलाह देना। किस बारे में सलाह देना? जैव विविधता के सही इस्तेमाल, प्राकृतिक संसाधनों के संदाय उपयोग की कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, कैसे जैव विविधता का सही इस्तेमाल किया जाए, और उनसे मिलने वाले फायदों के न्याय संगत बंटवारे के मामले में यह बोर्ड राज्य सरकार को सलाह देता है। ठीक है, यह सलाह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के दायरे में दी जाती है। तो राज्य सरकार को कैसे देगा? केंद्र सरकार जो है क्या बनाती है? दिशा निर्देश जारी करती है। उस दिशा निर्देश के द्वारा ही क्या देगा? वहां तक जो लिमिट होगी वहां तक की बात राज्य सरकार तक पहुंचाएगा। ठीक है, मंजूरी देना और क्या कर्तव्य है राज्य जैव विविधता बोर्ड का? मंजूरी देना। किसकी मंजूरी देना? अगर कोई भारतीय नागरिक या कंपनी किसी जैव संसाधन का व्यापारिक इस्तेमाल करना चाहती है तो उन्हें इसके लिए राज्य बोर्ड से अनुमति मंजूरी लेनी पड़ती है। बोर्ड इन आवेदनों पर विचार करके मंजूरी देता है। भाई ये बात भी ध्यान रखना। बात नंबर 3, अन्य जरूरी कर्तव्यों का पालन करना। इस अधिनियम कानून को ठीक से लागू कराने के लिए जो भी अन्य जरूरी काम होते हैं उसे पूरा करना इस बोर्ड की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार समय समय पर जो भी दूसरे काम या कर्तव्य बोर्ड को सौंपेगी उनका पालन करना भी बोर्ड के कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है जैव विविधता प्रबंधन समिति। जैव विविधता के लिए जो प्रबंध करती है उस समिति क्या है उसके बारे में पूछा गया है। क्या समिति? धारा 41 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति के बारे में बताया गया है। यह स्थानीय स्तर पर बनाई जाने वाली एक खास कमेटी समिति है जो हमारे आसपास के पेड़ पौधों, जीवों और प्रारंभिक ज्ञान की रक्षा और देखरेख करती है। ठीक है, मुख्य बातें और गठन की बात करते हैं इसकी। जैव विविधता प्रबंधन समिति तो ये क्या है? ये स्थानीय स्तर पर बनाई जाने वाली एक समिति है, कमेटी है जो हमारे आसपास के पेड़ पौधों, जीवों और प्रारंभिक ज्ञान की रक्षा और देखरेख करती है।
मुख्य बातें और गठन की बात करें, कहाँ और कैसे बनती है ये समिति? जैव विविधता प्रबंधन समिति ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है, पंचायत ग्राम स्तर पर बनाई जाती है। और कहाँ पे? शहरी क्षेत्र में बनती है, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत स्तर पर भी। ठीक है भाई। फिर बनती है निकाय, स्थानीय निकाय, अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता की रक्षा, उसके सही इस्तेमाल और रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण रखने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है या गठन करते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार जिला पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर भी ऐसी समितियां बना सकती है। तो कहाँ पे बनेगी? ग्रामीण स्तर पे बनेगी, ग्राम पंचायत स्तर पे बनेगी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर बनेगी, और निकाय यानी कि अपने क्षेत्र के भीतर ये 2 स्तरों पर बनती है। और स्थानीय निकाय यानी कि अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता की रक्षा, उसके सही इस्तेमाल और रिकॉर्ड रखने के लिए इस समिति का क्या किया जाता है भाई? गठन किया जाता है। तो एक तो शहरी स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार जिला पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर भी ऐसी समितियां बना सकती है, जैव विविधता प्रबंधन समिति। ठीक है। इस समिति के मुख्य काम क्या है? तो काम की सीधी बात है, प्रबंधन की बात हो गई तो जैव विविधता प्रबंधन समिति है तो प्रबंध करेगी, मैनेजमेंट करेगी। इस समिति का मुख्य काम संरक्षण और रिकॉर्ड रखना है। अपने इलाके में पेड़ पौधों, जीवों, स्थानीय किस्मों, किसानों की फसलों, जलीय जीवों और सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना, उनका रिकॉर्ड रखना इस समिति का काम है। कई बार आपने देखे होंगे सड़क पर हम जाते हैं तो सड़क किनारे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पे नंबर लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड में है वो पेड़। यही समिति वहां पे काम करती है। प्रारंभिक ज्ञान का प्रलेखीकरण, जैव विविधता से जुड़े पुराने और प्रारंभिक ज्ञान, पशुओं की नस्लों और उनके आवासों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना भी क्या है? इस समिति का काम है। किसानों की किस्म की बात करें, इसमें ऐसी फसलें और पौधे भी शामिल हैं जिन्हें किसान आपस में बिना किसी औपचारिक व्यवहार के आदान प्रदान करते और विकसित करते हैं। ठीक है। तो फसल की जो किस्में जो उगाई जाती है उनका भी क्या रखती है? रिकॉर्ड रखती है। ठीक है। जैव विविधता प्रबंधन समिति धारा 41 ग्रामीण स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर गठित की जाती है। जैव विविधता की रक्षा के लिए इसके इस्तेमाल और रिकॉर्ड रखती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो संख्या की बात करें तो जैव विविधता प्रबंधन समिति में कम से कम 7 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 11 सदस्य हो सकते हैं। यानी सदस्यों की संख्या 7 से कम और 11 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है भाई। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, भू प्रजाति का क्या मतलब है? प्रश्न देखना, भू प्रजाति प्रश्न बनेगा ये सीधा कि भू प्रजाति का मतलब क्या है। भू मतलब भूमि और प्रजाति मतलब जाति। किसकी जाति? इसका मतलब ऐसी प्राचीन और प्रारंभिक फसलों या पौधों की किस्मों से है जिन्हें पुराने समय में किसानों और उनके वंशजों द्वारा उगाया और सहेजा जाता रहा है। ठीक है। तो क्या है ये? प्रारंभिक फसलों या पौधों की किस्मों से है। भू प्रजाति का मतलब जो पुराने समय में किसानों और उनके वंशजों द्वारा उगाया और सहेजा जाता रहा है। ठीक है। प्राधिकरण और बोर्ड किसके साथ सलाह मशवरा करेंगे? ठीक है। तो प्राधिकरण और बोर्ड किसके साथ क्या करेंगे? सलाह मशवरा करेंगे। आइए देखते हैं। जब कभी
तो हमने देखा था ना बात नंबर 2 में, बात नंबर 1 तो एक सदस्य देखे थे समिति के, और दूसरे में हमने बात की थी भू प्रजाति, यानी कि इनका क्या रखती है, रिकॉर्ड रखती है भाई। ठीक है, बात नंबर 3 क्या है, प्राधिकरण और भू प्रजाति की हमने वो भी देख ली, क्या परिभाषा भी। ठीक है, अब प्राधिकरण और बोर्ड किसके साथ सलाह मशवरा करेंगे, आइए देखते हैं। जब कभी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थानीय इलाके के जैव संसाधनों या उनके इस्तेमाल से जुड़े किसी मामले पर कोई फैसला लेंगे, तो वे स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति से अनिवार्य रूप से क्या लेंगे, सलाह लेंगे, परमिशन लेंगे, परामर्श करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यह भी समिति के बारे में चर्चा थी कि समिति से परामर्श लेंगे, कौन लेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड। क्यों लेंगे, क्योंकि जैव संसाधनों या उनके इस्तेमाल से जुड़े किसी मामले पर कोई फैसला लेंगे तो वह क्या करेंगे, स्थानीय जो है जैव विविधता प्रबंधन समिति से अनिवार्य रूप से परामर्श लेंगे। ठीक है, समिति की वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर बात करें हम, तो शुल्क वसूलने का अधिकार है इस समिति को, जैव विविधता प्राधिकरण समिति को शुल्क वसूलने का अधिकार है। आइए देखते हैं। जैव विविधता प्राधिकरण समिति अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले इलाकों में अगर कोई व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जैविक स्रोतों का इस्तेमाल करता है या उनकी संपत्ति का इस्तेमाल करता है, तो उससे लेवी के रूप में फीस या टैक्स वसूल सकती है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है व्यापारिक रूप से क्या है, व्यापारिक रूप से जो क्या है, जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए जैविक स्रोतों को इकट्ठा करता है या उनकी संपत्ति का इस्तेमाल करता है, तो क्या करते हैं, ये समिति उनसे टैक्स या कर लेती है। ठीक है, फीस लेती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्थानीय जैव विविधता कोष। स्थानीय जैव विविधता कोष क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आइए देखते हैं। धारा 43 और 44 के अनुसार इसके बारे में बताया गया है। स्थानीय जैव विविधता कोष का गठन धारा 43 में बताया गया है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे पंचायत या नगर पालिका द्वारा अधिसूचित हर क्षेत्र के लिए एक खास फंड यानी कि कोष बनाया जाता है हर क्षेत्र के लिए। ठीक है, जिसे स्थानीय जैव विविधता कोष कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा। ठीक है भाई, इस कोष में निम्नलिखित जगहों से पैसा जमा होता है। कैसे जमा होगा, अनुदान या ऋण भी, धारा 42 या अन्य सरकारी योजनाओं से मिलने वाला पैसा इस कोष में जमा होता है। ठीक है भाई, प्राधिकरण और बोर्ड की मदद में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिया गया अनुदान या लोन भी क्या है, इसमें जमा होता है। ठीक है भाई, फीस और शुल्क जैव विविधता प्राधिकरण समिति जो हमने पिछले प्रश्न में देखा द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों से वसूला गया टैक्स या लेवी, वो भी कहाँ पे जमा होता है, स्थानीय जैव विविधता कोष में जमा होता है। अन्य स्रोत फायदों की शेयरिंग से मिलने वाली राशि या राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अन्य संसाधनों से मिलने वाला पैसा भी इसी में जमा होता है। ठीक है, इस कोष का उपयोग कहाँ किया जाता है, अब 43 में तो पैसा कहाँ से आता है उसके बारे में दिया होता, अब धारा 44 बताती है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इस फंड का इस्तेमाल नीचे दिए गए कामों के लिए नियमों और दिशा निर्देश के तहत किया जाता है। कौन से काम है, संरक्षण और सुधार में
जैव विविधता की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना और स्थानीय निकायों के क्षेत्र में पर्यावरण को दोबारा बेहतर बनाना, वहां पर इस फंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। सामाजिक विकास में पर्यावरण संरक्षण से समझौता किए बिना स्थानीय समुदायों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना, यहाँ पर भी फंड का पैसा लगता है। ठीक है। बात नंबर 3 बताई, प्रशासनिक खर्चे। जैव विविधता प्रबंधन समिति के रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करना भी यहीं से होता है, स्थानीय जैव विविधता कोष से ही ये पूरे किए जाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और ये 5-6 क्लास हैं जो लगभग 50-55-60 जो प्रश्न है उनको कवर करती हैं। इनको आप 2-3 बार देख लें, एग्जाम इनसे बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।